आयतुल्ला अली खामनेई का बड़ा दावा, ईरान में सत्ता पलटना चाहता है अमेरिका। इजराइल के हमले के एक दिन बाद ही अमेरिकी एजेंट की यूरोप में सीक्रेट मीटिंग हुई थी। अमेरिका की ईरान में अशांति फैलाने की कोशिश, सत्ता परिवर्तन चाहता है। इस बात से मैं हैरान हूं कि उस समय लगातार इजराइल अपने मतलब ईरान के प्रॉक्सीज पर भी हमला कर रहा था, ईरान पर भी हमला कर रहा था। इतनी जल्दी ये इनको रिसोर्सेस रिप्लेनिश कैसे हो जाते हैं जनरल सिन्हा? देखिए क्या है ना, बल अल मंडेब में देखिए जो हमारा ये गल्फ ऑफ एडन है, तो ये जगह है, ये जो ऐसा उसके नीचे में यदि आप देखें तो वहाँ आपके बहुत सारे नेवी हैं, खास करके चाइना की नेवी है, उनकी बेसेस हैं। अब आप इस बेसेस के ऊपर में यदि आप हैं तो ईरान से इवन चाइनीज शिपें जो हैं, मर्चेंट शिप्स हैं, इनको सप्लाई करती है। तो कहते हैं ईरान से आया है, मगर ईरान से नहीं आता, ये चाइनीज हैं जो कि इनको मिलते हैं, स्पेशली एंटी शिप मिसाइल्स जो इन्होंने क्लस्टर बम ये जो मारे हैं, क्योंकि इनको ले जाने के लिए आपकी दूरी 1400 किलोमीटर है। बता दिया आपने कौन है सर इसके पीछे। असल में चाइना इसमें पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाता है, केवल ईरान मत सोचिए। और अगली खबर देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का बड़ा दावा, ईरान में सत्ता पलटना चाहता है अमेरिका। इजराइल के हमले के एक दिन बाद ही अमेरिकी एजेंट की यूरोप में सीक्रेट मीटिंग हुई थी। अमेरिका की ईरान में अशांति फैलाने की कोशिश, सत्ता परिवर्तन चाहता है। ये इसमें मतलब ये क्या रहस्योद्घाटन है? कोई बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन तो नहीं है, ये तो पता ही है सर दुनिया को। देखिए अयतुल्ला खोमेनी भी जो छिपे हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा का पूरा अधिकार IRGC के 3 कमांडरों को दे चुके हैं। वो कहते हैं कि वो डिसीजन ले सकते हैं, तो इनको भी पता है कि देखिए ही कैन बी नॉक्ड ऑफ। देखिए केवल ये जिंदा है इसलिए कि रशिया ने वीटो पावर लगा दिया है कि यदि आपने कुछ कर दिया है इनको तो इसीलिए ये जिंदा है। और देखिए वहाँ पर भी लोग जिस तरह से अमेरिका ने किया, जैसे इजराइल किया, वहाँ पर नेशनलिज्म जागा है। जो 12 दिन की लड़ाई हुई, अदरवाइज इनकी सत्ता पलटल ऐसे हो जाती यदि नहीं करते। नहीं, वैसे ये लगा ऑपरेशन राइजिंग लायन के समय कि इजराइल और अमेरिका दोनों एक पेज पे थे सत्ता परिवर्तन को लेकर। लेकिन बाद के दिनों में जब ये जो आखिरी केस के दिन थे राइजिंग लाइन के, जब ये समाप्त हो रहा था, ऐसा लगा कि शायद इसमें कुछ दोनों की तरफ मतांतर आ रहा है। शायद ये अमेरिका नहीं चाह रहा है कि वहां सत्ता परिवर्तन हो, और इधर खामनेई कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन अमेरिका चाहता है। देखिए बहुत ही वोकल था अमेरिका कि हम कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो खबरें आई कि ईरान में जो लोग हैं वहाँ वो भी चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि वो देख रहे थे पूरी लाइफ उनकी डिस्टर्ब है, उनका व्यापार गड़बड़ हो रहा है, व्यापारी वर्ग वो भी मतलब बहुत ज़्यादा उनको अंदरूनी रूप से ये खबरें मिल रही थी कि इनको हटाया जाए ताकि शांति हो। हम लड़के बहुत उब गए। मतलब पहले अमेरिका ये सेंस कर रहा था कि क्या अलोकप्रिय है खामनेई और इनको हटाने से क्या वहां के लोग खुश होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने सेंस किया कि वहां की जनता ही अभी नहीं चाह रही है कि ऐसा हो, और इसलिए उन्होंने खुद को डिस्टेंड करना शुरू किया। शायद आप ये कह रहे हैं। अगली खबर में दिखाता हूं, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह का खुलासा, ईरान ने कुछ देशों में हथियार फैक्ट्री बनाई है। 12 की जगह 15 दिन जंग चलती तो मिसाइलें रोक नहीं पाता इजराइल। कहा कासिम बसीर ने, मिसाइल चलती तो इजराइल तबाह हो जाता। इजराइल ने अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम की मांग की। अब ये देखिए, ये वन अपमैनशिप मुझे लग रहा है, ये जो होना था वो पूरी दुनिया ने देखा। इजराइल की सुपरमेसी भी देखी, लेकिन जबरदस्त पलटवार ईरान की तरफ से हुआ, ये हम सब ने देखा है। लेकिन अब ये क्या सिर्फ बयान है या वाकई इसमें कुछ सब्सटेंस है, ये जरा एक्सपर्ट बताएं सर प्लीज। देखिए आपको भी पता है कि 12 दिन की लड़ाई हुई थी, जो ऑपरेशन राइजिंग लायन, इन बिटवीन मिडनाइट हैमर भी अमेरिका घुस गया। ये कहते हैं 3 दिन और होता तो हम बर्बाद कर देते। लास्ट 2 डेज जो मेन इनका आया था रिट्रीब्यूशन जो हुआ था, अब इन्होंने मिसाइल से किया था, उनके तेल अवीव में किया, और तेल में बेन गुरियन एयरक्राफ्ट जो उनका एयरपोर्ट है उसके अंदर। मगर जो क्षति जो पोस्ट डैमेज एनालिसिस से कुछ नहीं ज़्यादा हुआ था। हाँ, इन्होंने भेद तो जरूर दिया था इनके 4 लेयर डिफेंसेस को, मगर ये कहना कि 3 दिन के अंदर हम पूरे नस्ताभूत कर देते, आई थिंक ये सपना देख रहे हैं। केवल मात्र आपको पूरा, आप तो जानते ही हैं 450 किलोमीटर का एक देश है और 150। क्या सर ये साइऑप्स के अलावा, मतलब इजराइल पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के अलावा, क्या अपने वो देश जो इनको चोरे छुपे या प्रत्यक्ष रूप से मदद दे रहे हैं, उनको भी ये संदेश देने की कोशिश होती है क्या कि हम सुपरमेसी में पीछे नहीं, हमारी मदद से पीछे मत हटना? क्या ये भी है पांडे सर? देखिए ये एक कुछ हद तक कहा जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि ये मतलब कुल मिलाकर लबो आप कहें तो ये लकीर पर वो अपना डंडा मारना। हाँ, जब सांप निकल गया तो लकीर पीटने का फायदा क्या? अगली खबर देखिए, नेतन्याहू का गाजा पर टोटल कंट्रोल का आदेश। इजराइल ने गाजा पर हमले तेज किए। इजरायली हमले में 63 लोगों की मौत। बड़े जमीनी हमले की तैयारी में इजराइल। गाजा के सबरा इलाके में घुसे इजरायली टैंक, और इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि गाजा को अब वो पूरी तरह से हमास से मुक्त करके मानेंगे और यहाँ पर पूरी तरह उनका
उनका अधिकार, उनका एक तरीके से कंट्रोल, नियंत्रण होगा। ये हर दिन मुझको लगता है अभी कम से कम 1-1.5 साल या 6 महीने, आपके हिसाब से कब तक ये खबरें आने वाली हैं इस तरह की वहां से? इन्होंने जो डेट दिया है, डेट इनमें आया नहीं है मगर आ रहा है डेट, 7 अक्टूबर का डेट दिया है। 7 अक्टूबर गाजा सिटी विल बी फ्री फ्रॉम दिस 7 अक्टूबर। 7 ओह, अभी हम लोग अभी सितंबर में ही नहीं आए। और 7 अक्टूबर क्यों महत्वपूर्ण है आप जानते हैं? इजराइल पर उस दिन ईरान ने किस तरीके से हमास ने हमला किया था, और यह समझा जाता है कि हमास असल में ईरान के ही शह पर, इशारे पर यह सब करता है इजराइल के साथ। जी, क्योंकि 60,000 तो आपने ले आए रिजर्विस्ट को, 20,000 और हैं, 80,000 के आसपास के बोल रहे हैं ना कि वहां पर खड़े होंगे। पहले आया था 1 लाख, जो आपकी डेंसिटी है ट्रुप की वो बढ़ा दी है अब ये, मगर पर किलोमीटर 273 कह रहे हैं, आपने बताया था अभी 273 के आसपास में, मगर उनमें डिवाइड है। उनके चीफ कहते हैं कि इतने समय में जो आपने लंबा समय दे दिया, 2 महीने से भी 1 महीने से ज्यादा, तो 7 सितंबर होगा, फिर 7 अक्टूबर आएगा, तब तक हम बहुत ज्यादा थक जाएंगे। हमारे ये है मतभेद, फटीक हो जाएगा, फटीक हो जाएगा, बैटल फटीक कहते हैं उसको, बैटल फटीक हो जाएगा। आप कॉर्डन लगा के आप बैठे रहेंगे, राइट। मगर इतने छोटे इलाके में कॉर्डन लगा के बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें संभव हैं। हो सकता है वैसा जैसा इजराइल अब अपनी डेडलाइन लेकर चल रहा है 7 अक्टूबर, वैसा हो जाए, लेकिन साथ में चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। और उधर रशिया के एटमी ठिकाने पर किस तरीके से हमला बोला गया वो देखिए जरा। रशिया के एटमी ठिकाने पर हमला बोला कुर्स्क में, ज़ेलेंस्की की सेना की तरफ से हमला बोला गया। अब अगर आप देखिए, उनका असल में ये स्वतंत्रता दिवस था, 34वां स्वतंत्रता दिवस था ये यूक्रेन का, और उस दिन रशिया के उस इलाके को टारगेट किया गया कुर्स्क में जहां पर परमाणु संयंत्र है। अब ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि अगर वहां पर उस संयंत्र को नुकसान पहुंच जाए तो न चाहते हुए भी एक तरीके से रेडिएशन फैल जाएगा और एटम बॉम्ब गिराने जैसा ही डैमेज हो जाएगा। सर, ये आखिर में न चाहते हुए भी कहीं एटम रेडिएशन जैसा खतरा तो आपको अंदेशा नहीं है? देखिए, ये तो पूरा ट्राई किया, वहां पर इन्होंने जो ड्रोन मारा था वहां जाकर एक ट्रांसफार्मर में लगा है। मान लीजिए आपके उस डोम पे गिर जाता, क्योंकि वो डोम हार्डन नहीं है, तो उसका जो डोम्स है ना, जो इनका रिएक्टर का, वो बहुत सॉफ्ट है। ज़पोरिज़िया में भी ट्राई किया इन्होंने, तो ज़पोरिज़िया के अंदर में रशियन फोर्सेस है ना, देखिए ये चाहते हैं कि किसी तरह, वो तो पागल हो गए कि नहीं, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहता हूं सर। मान लीजिए कि अभी तो ट्रांसफार्मर लगा, मान लीजिए डीके पांडे सर ये हो ही जाए, लगी जाए, तो फिर वैसे में क्या कहेंगे? ये कह देंगे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, हमने तो मारा नहीं उस जगह पे। नहीं, देखिए नैरेटिव का ये बहुत बड़ा गंदा गेम है, इसमें कोई शक नहीं। मानवता जो है वो एलिमेंट अब लगभग समाप्त सा हो गया है कि किसी को चिंता नहीं है, बस ये है कि हम किस प्रकार से डोमिनेट करें बैटलफील्ड में, वो रह गया ताकि हम नेगोशिएशन टेबल पे जाएं और जल्दी से युद्ध समाप्त करें। ये सब बातें कहने के लिए है, लेकिन ग्राउंड जो रियलिटी ये है कि निश्चित रूप से डैमेज होता है, उससे रेडिएशन होता है, जो हमने नागासाकी और हिरोशिमा के अभी तक हम उसको झेल रहे हैं। चेरनोबिल देख लिया है उस इलाके ने, वो देखा है वहां पर कि दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो फिर किस तरह से पीढ़ियां भुगतती हैं। तो अगर मान लीजिए इसको दुर्घटना ही मान लिया जाए कि आपका ये था कि कुर्स्क पे हम हमला करेंगे, लेकिन हम संयंत्र पर, परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई मिसाइल आपकी चली गई अगर, तो फिर क्या कीजिएगा बाद में? बस तो इसी तरह से पल्ला झाड़िएगा कि तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और रशिया ने कर दिया होगा, हमारा हाथ नहीं था। लेकिन मानवता तो इससे सफर करेगी, और अब ये डर लगने लगा है दुनिया को, इतनी लंबी खिंच गई है लड़ाई कि इसको निर्णायक तरफ ले जाने के चक्कर में कहीं किसी देश की तरफ से गलती हो ना जाए। और भारत ने पाकिस्तान को भेजा अलर्ट, अगली खबर देखिए, पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी भेजी, बाढ़ के खतरे से पाकिस्तान को आगाह किया। जम्मू की तवी नदी में अचानक बाढ़ आई, भारत ने कहा यह कदम पूरी तरह से मानवीय सहायता के मकसद से उठाया गया। अब आप जानते हैं कि जो सिंधु जल समझौता है, भारत ने उसको अबेयंस में रख दिया है। भारत ने कहा है फिलहाल ये लागू नहीं होगी। क्यों लागू नहीं होगी? क्योंकि इसमें रिव्यू किए जाने की, पीरियोडिक रिव्यू की जरूरत थी, और उस समय भी जब ये संधि की गई थी, इसको एक तरफा किया गया था। ये भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया था। ये भारत के प्रधानमंत्री कई बार भारत को बता चुके हैं, लाल किले की प्राचीर से भी इसका जिक्र हो चुका है। तो फिर ऐसे में ये अलर्ट किया जाना, असल में तो वहाँ के लोग, वहाँ का खासतौर से जो सत्ता तंत्र है, वो डिजर्व तो नहीं करता कि उसको अलर्ट किया जाए, लेकिन भारत फिर भी इंसानियत का हिमायती रहा है। भारत फिर भी वसुधैव कुटुंबकम का भरोसा करने वाला देश है। लेकिन क्या ये आने वाले दिनों में काफी किया जाएगा या वन ऑफ था इसलिए कर दिया गया? सर, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से देखिए, 700 लोग मर चुके हैं, 1000 से ज्यादा घायल हैं पाकिस्तान के अंदर में। तभी एक ऑफ द तभी मेन रिवर नहीं है, तभी वो है ट्रिब्यूटरी है, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, उसके ऊपर में मेरे ख्याल से करना चाहिए। देखिए, हम लोगों का इतिहास है और हमारी अपनी है।
हमने 93,000 इनके सोल्जर्स को निकाल दिया जो हमारे लोगों को कत्लो-गारत किए थे। हमने ये किया है, इसलिए भारत महान होता है। देखिए, हमने कह दिया है, इसमें हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी आया था कि इसको आप खोलिए। नहीं नहीं, ठीक है। अब दूसरी तरह की बात है, अब ये है कि भारत अगर ये करेगा ना तो ये किसी संधि के तहत नहीं हो रहा है। संधि तो अबेयंस में है। ये हमारी दयानतदारी है, ये हमारी अच्छाई है कि हम आपको अलर्ट कर रहे हैं, और जब तक हमको अच्छा लगेगा हम ये करेंगे। हमारे ऊपर ये कोई मजबूरी नहीं है। मुझको लगता है ये डिफरेंस है सर। देखिए, एक और मैं उदाहरण दूंगा कि टर्की में जो अर्थक्वेक आया, टर्की हमारा कितने वर्षों से हम देख रहे हैं, पिछले 5-6 सालों से खुले तौर पर ऑपरेशन दोस्ती हमने किया वहां। हमने किया तो हमने एक बताया कि भारत एक बहुत मेच्योर कंट्री है, और वस्तुतः कम जिसका आपने जिक्र किया, हम उस नीति में पूर्णतः हमारे डीएनए में है वो। लेकिन साथ में वो भी संदेश दिया गया उनको कि हम चाहें तो अगर नहीं करते तो आपको क्या होता है वो भी सोचिए, इस वक्त ध्यान रखिए। अभी भी समय है, अक्ल आ जानी चाहिए। लेकिन अब भलाई जो है वो मजबूरी में किसी संधि के तहत नहीं होगी। भलाई का हमारा मन है तो हम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अगली खबर ये, 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो पूरी खबर मैं आपको बताने वाला हूं आगे कि वहां क्या क्या मिलने वाला है गुजरात को। मैं इसलिए पहले से टीज कर रहा हूं, कहीं जाइएगा मत। प्रतिशोध फिलहाल समाप्त हो रहा है, खबरों का सिलसिला समाप्त नहीं हो रहा है। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।